हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों, चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। हमने एक पार्ट को इसमें कंप्लीट कर लिया है। अल्कोहल, अल्कोहल का क्या किया भैया, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ ली हमने, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को डिस्कस कर लिया, एंड देन हमने उसके बाद अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को भी क्या कर लिया भाई, डिस्कस कर लिया। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा, उसका नाम बेटा फिनॉल। चलिए तो फिनॉल को स्टार्ट करते हैं भाई। फिनॉल, अब देखिए फिनॉल में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिनॉल एंड देयर क्लासिफिकेशन, इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, फिर इसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, फिनॉल्स के एसिडिक कैरेक्टर की बातें हम उसके बाद करेंगे, एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। ये सारे टॉपिक हमें किस में कवर करने बेटा, फिनॉल के अंदर। सबसे पहले सर हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, फिर उसकी प्रिपरेशन को पढ़ना है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को एंड उसकी एसिडिक नेचर, ठीक है, एंड लास्ट में पढ़ेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल्स, द एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड इन विच वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक न्यूक्लियस। क्या बोला भाई इसने, ये कह रहा है कि किसी एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ अगर आपका OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, क्या कह रहे हैं भाई कि देखो कि सर जब भी हमारा इस तरीके से बेटा देखो ये, और इससे आपका क्या अटैच है भाई, OH डायरेक्टली अटैच है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन बेटा, फिनॉल, फिनॉल बोलेंगे। क्योंकि किसी एरोमेटिक कंपाउंड के कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो उसे क्या बोल रहे हैं अपन, फिनॉल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, फिनॉल, ठीक है। जैसे बेंजीन रिंग आर कॉल्ड फिनॉल्स। देखो C6H5, हाइड्रोजन हटा दो, OH लगा दो, क्या बन जाएगा आपका C6H5OH, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं अपन भाई, फिनॉल बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल्स, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, डाइहाइड्रिक फिनॉल्स एंड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल्स। भाई जब आपका एच ग्रुप हो, एक OH ग्रुप होगा इस तरीके से, मोनोहाइड्रिक है। जब दो OH हों, अब दो OH वाला भी भाई इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। एक ये होगा भाई कैटेकॉल, एक इसमें रिसोर्सिनॉल होता है, एक क्विनॉल होता है, तीन होते हैं इसके अंदर। एक ये होता है भाई रिसोर्सिनॉल, इसके बाद एक होता है इसमें भाई आपका क्विनॉल, ये OH, ठीक है, लास्ट में, राइट। ठीक, और एक है भाई ट्राइहाइड्रिक जिसमें तीन OH ग्रुप हों। अब तीन OH ग्रुप अलग अलग तरीके से हो सकते हैं भाई आपके, एक OH, दो OH, तीन OH, ठीक है। तो देखिए मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, फिनॉल इसको कार्बोलिक एसिड बोला जाता है भाई। कार्बोलिक एसिड क्यों बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है फिनॉल्स आर कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड क्यों है ये बात सोचिए आप। कार्बोलिक एसिड इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि देखो ये H+ आयन डोनर करता है भैया। H+ आयन डोनेट करने के बाद जो यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बनता है वो रेजोनेंस के द्वारा क्या होता है भाई, स्टेबलाइज होता है। क्या होता है, रेजोनेंस के द्वारा वो स्टेबलाइज होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है भाई, कार्बोलिक एसिड। क्योंकि ये H+ डोनर है, मतलब इसके पास अच्छा एसिडिक नेचर होता है। एक बात याद रखेंगे भाई, क्यों, क्योंकि सर ये जब अपना H+ डोनेट कर देता है तो ये बनाता है फिनोक्साइड आयन, और ये फिनोक्साइड आयन क्या है भाई, वाया रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, वाया रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। एक OH है भाई, जब भी बाइसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं तो ब्रिज के पास वाले से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप पर तो नंबरिंग यहाँ से तो 1 पे है तो अल्फा, इसको क्या बोलेंगे अल्फा, और इसको क्या बोलेंगे बीटा, तो यहाँ बीटा पे है अल्फा बीटा, तो कॉमन नेम इसका बोलो भाई अल्फा नेप्टोन, सॉरी ये तो आपका भाई OH, ये सिर्फ क्रिजोल बोलते हैं इसको, तो ठीक है, 1 नेप्थोल बोला जाता है। अच्छा, और तो क्रिजोल दे रखा है आपको, तो इसमें आपका मेटाक्रिजोल भी हो सकता है, तो यहाँ लिख लेंगे आप मेटाक्रिजोल, ये CH3 भाई आपका मेटाक्रिजोल है, क्रिजोल्स, ठीक है। और उसके बाद भाई आपका यहाँ पैराक्रिजोल भी आता है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं अपन, पैराक्रिजोल, इसको बोला जाता है बेटा पैराक्रिजोल, ठीक है। और तो मेटा पैरा, मैंने क्या बोला आपको, दो तीन चीजें पहले भी बताई थी मैंने, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल,
याद रखेंगे भाई, ऐसे ही आप इन तीनों को याद रखेंगे, 1 2 3, ये इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल रिएक्शंस में आपके लिए बहुत काम आते हैं। ठीक, चलो हाँ, ये दे रखे भाई मेटाक्रिजोल 3 मिथाइल फिनॉल या फिर पैराक्रिजोल, ठीक है 4 मिथाइल फिनॉल जिसको बोला जाता है, राइट। अब देखो CHOOH अगर यहाँ पर है 1 2 3 4 पर, तो क्या बोलोगे भाई नंबरिंग आपका मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, फिर ये है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो सर ये है, कौन, एल्डिहाइड। कौन है भाई मेन फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड है सर, एल्डिहाइड है भाई। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है आपका, एल्डिहाइड। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 पर क्या आ रहा है भाई आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, कौन, एल्कोहल। एल्कोहल एज ए क्या है भाई, ब्रांच है यहाँ पर, और जब ब्रांच में होता है तो क्या यूज करते हैं अपन, बोलो, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और इसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या यूज करते हैं भाई अपन, हाइड्रोक्सी। क्या यूज करते हैं, हाइड्रोक्सी। तो याद रखेंगे भाई आप कि सर किस पोजीशन पे, 4 पे, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब इसका पूरा क्या लिख दिया मैंने, कॉमन नाम लिख दिया भाई, क्या नाम है इसका, बोलो, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम ही आईयूपीएसी ने क्या कर रखा है भाई, एडॉप्ट कर रखा है। इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी ने एडॉप्ट कर रखा है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर मैं इसका भी लिख दूं क्या आईयूपीएसी नेम, नहीं भैया, नहीं लिखना है आपको। ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम यही होगा, बेंजल्डिहाइड। अच्छा, मैं आपको दो चीजें समझा देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझो आप, जब भी आपके इस तरीके से बेंजीन है और इस पर अगर एक वैलेंसी खाली होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, बेंजाइल। ठीक, और जब आपके इस पर 2 वैलेंसी खाली होती हैं बेटा, CH पर 2 वैलेंसी खाली, तो इसको बोला जाता है बेंजा, वेंजा। और जब आपके इस पर क्या है भाई, 3 खाली हो, क्या, वैलेंसी, ये कार्बन 1 2 3, तो इसको क्या बोलोगे आप, वेंजो। क्या बोलोगे, वेंजो। देखो अब तभी तो आपका क्या लिखा है यहाँ पे अपन ना, वेंजा एल्डिहाइड। ये वेंजा कहाँ से आया है, 2 वैलेंसी खाली थी, तो उससे कौन जुड़ गया आपका डबल बॉन्ड के साथ, ऑक्सीजन। क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ या 1 2, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोला जाता है इसको। यही बेटा आपका सैलिसाइक्लिक एसिड होता है। इसका कॉमन नेम क्या है, सैलिसाइक्लिक एसिड। क्या कॉमन नेम है भाई इसका, सैलिसाइक्लिक एसिड है, इसको सैलिसाइक्लिक एसिड बोला जाता है। ऐसे ही आपका भाई ये है 4 हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजोएट। क्या बोलेंगे भाई, बेंजोएट। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये आपको पता जो कैटेकॉन, रिसोर्सिनॉल और क्विनॉल, याद रखेंगे भाई। 1 2 है भाई आपका बेंजीन 1 2 डायल, 1 3 डायल, और ये आपका 1 4 डायल। तो बेंजीन तो रखना ही है भाई, 1 2 1 3 और 1 4 डायल। आपको मेनली जो नाम याद रखने हैं भाई इनके, ये कॉमन नेम याद रखने हैं। ये कॉमन नेम यही है, आपसे पूछे जाते हैं। ये भी आप याद, हाइड्रोक्विनोन रख सकते हैं भाई। अच्छा, इसको हाइड्रोक्विनोन क्यों बोला है भाई, एक बात बताओ मुझे सर। ये इसकी कौन सी है, इनोल फॉर्म है। ये इसकी कौन सी फॉर्म है बेटा, इनोल फॉर्म है। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं किसके अंदर, इसके कीटो फॉर्म में, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है भाई, ऐसा। ये इसकी कौन सी फॉर्म है बेटा, कीटो फॉर्म है। तो इसी को बोला जाता है क्या, हाइड्रोक्विनोन। ऑन आ रहा है ना, मतलब कीटोन ऑन। ठीक है, तो ये इसकी इनोल फॉर्म है और ये ही इसकी क्या है भाई, कीटो फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, कीटो फॉर्म होगी। क्लियर है क्या, बोलिए। ठीक, अब देखो आगे चलिए, डाइहाइड्रिक हो गया भाई आपका। ट्राइहाइड्रिक में चलो, देखो भाई फ्लोरोग्लूसिनॉल, ये याद रखेंगे आप, फ्लोरोग्लूसिनॉल 135, ठीक है। वेंजीन 135 ट्रायोल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, ठीक। पायरोगैलोल 1 2 3 पर है भाई, ट्रायोल। इसको क्या बोलेंगे अपन, पैरागैलोल। क्या बोलोगे भाई, पायरोगैलोल, ठीक। इसका क्या है भाई, फ्लोरोग्लूसिनॉल। ये नाम याद रखेंगे भैया आप, ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये भाई आपके लिए क्या है, आईयूपीसी नाम ही है इसका कॉमन नेम यही, देखो बेंजीन 1 2 4 ट्रायोल। क्योंकि मेटा पे भी आपका क्या आ रहा है, OH आ रहा है, और ओर्थो पर भी आ रहा है, और पैरा पे भी आ रहा है। क्लियर।
ट्राईहाइड्रिक के हैं भाई। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बेंजीन, इसका नाम बोलो, इसका नाम, अरे बता दिया था अभी हाल मैंने, अभी तो बताया था आपको, क्या नाम होगा इसका, बोलिए क्या नाम होगा इसका भाई, बेंजीन 1,4 डायोल, हाँ सर 1 2 3 4, अरे बोल सकते हो क्या हाइड्रोक्विनोन, हाँ बिल्कुल, ए एंड बी दोनों सही है भाई, ये बिल्कुल आईयूपीएसी नेम है 1,4 डायोल, और ये हाइड्रोक्विनोन क्या है भाई, इसका कॉमन नेम है, ये ही इसका आईयूपीएसी नेम ने भी क्या कर रखा है, एडॉप्ट कर रखा है, दैट मींस ए और बी इज योर करेक्ट आंसर, मतलब सी आपका सही है, ठीक। अब देखिए द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेनॉल का पूछा है तुमसे। अब देखो साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछा है उसने, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछी, जो हम ये वाली बनाते हैं ना, ये वाली इस तरीके से, ये कौन सी स्ट्रक्चर है बताओ, ये है सर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ये कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है भाई। उसने पूछी कौन सी है आपसे, बोलो, आपसे पूछी गई है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो क्या करेंगे सर, जहां जहां, चलो मैं वैसे ही लिख देता हूं, चलो भाई, यहां CH है सर, यहां CH2 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 CH2, और ये सर ये ऐसी स्ट्रक्चर जो होगी वो क्या होगी भैया, बॉन्ड लाइन या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा, ठीक है, क्लियर है, बोलो। अब देखो एनसीईआरटी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल बताना है भैया आपको, कौन सा आपका यहां एरोमेटिक एल्कोहल है, एरोमेटिक एल्कोहल पूछा है आपसे, बोलो। तो भाई आपके सारे की सारे कैसे हैं भाई, एरोमेटिक ही तो है, सारे क्या हैं, एरोमेटिक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इन बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल्स किसे बोलोगे सर, बेंजाइलिक, मैंने तुम्हें बेंजाइल बताया था क्या अभी सर, इसको हम क्या बोलते हैं, CH2 पर बैलेंसी खाली, वेंजाइल, ये क्या है, वेंजाइल है, अगर मैं इस पर OH अटैच कर दूं तो इसे क्या बोलेंगे, वेंजाइलिक या वेंजाइल एल्कोहल, वेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक है भाई, क्या बोलोगे, वेंजाइलिक एल्कोहल। तो देख लो C6H5CH2OH, बी वाला आपका क्या है भाई, यहाँ सही है। अच्छा प्रिपरेशन, अब हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की, तो कैसे आप इसे बनाएंगे, इसे कैसे आप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे भाई बोलो, कैसे बनाएंगे भाई इसको, बोलिए किस तरीके से इसकी ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, कि सर बेंजीन का क्या करवा दूं, ऑक्सीडेशन करवा दूं, लेकिन कैसे करवाओगे बेंजीन का ऑक्सीडेशन, बोलो भाई, बेंजीन का ऑक्सीडेशन कैसे करवाओगे, बोलो भाई। अच्छा मैं आपको बताता हूं कैसे कराना है भाई बेंजीन का ऑक्सीडेशन, आपको ध्यान रखें, जब भी आपको बेंजीन दिया हुआ है, अब इस बेंजीन से आप दो तरीके से कर सकते हैं भाई, एक तो आप बेंजीन है और क्या करें बेंजीन के साथ में, बोलो बोलो भाई, क्या करें बेंजीन से कि हमें फिनॉल मिल जाए, हम हेलो ये ले लें भाई, हेलो एरिन्स, और इसकी बिग्रस कंडीशन में क्या कर रहे हैं भाई अपन, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, कब, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर, तो क्या बन जाएगा आपका भाई, Cl हटाओ OH हटाओ, भाई नॉर्मल कंडीशन पर ये नहीं होती, ये रिएक्शन मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में बताई है, डो प्रोसेस बोला जाता है इसको, देखो ये रहा, NaOH हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर आपका क्या बनाएगा भाई, सोडियम फिनॉक्साइड, और HCl आएगा एसिड और क्या कर देगा इसको कन्वर्ट फिनॉल में,
किसमें कन्वर्ट कर देगा भाई, फिनॉल में। ठीक, अब देखो फ्रॉम बेंजीन, अब बेंजीन से कैसे बनाएंगे भाई, आप ओलियम एसिड लो, पहले इसका क्या करा रहे अपन, सल्फोनेशन करा दिया, ओलियम एसिड से हमने क्या करा दिया, इसका क्या करा दिया भाई, बोलो क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन कराया, क्या बोलो, सल्फोनेशन करवा दिया, सल्फोनेशन करवा दिया। और जब सल्फोनेशन करा तो SO3H जुड़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है भाई आपका H4S4 H4S4 H2O8, ठीक है, इसे बोलते हैं ओलियम एसिड। अब ओलियम जब आपने लिया है तो सल्फोनेशन हो जाएगा, तो SO3H आ गया। अब इसका क्या कर रहे हो आप, हल्का सा वार्म कर दो एक्वस NaOH के साथ एसिडिक मीडियम में, H+ लेकर, तो क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। अब ये इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ये रिएक्शन आपसे पूछी जाती है। सबसे पहले एक चीज देखो यहाँ पे, पहले आप क्यूमीन बनाना सीखो, पहले आप क्यूमीन बनाना सीखोगे भाई, कि क्यूमीन कैसे बनाते हैं। इस बार ही आपसे पूछा गया था भाई ये क्वेश्चन, जेईई मेंस अभी अप्रैल शिफ्ट के अंदर आपसे पूछा गया था 2026 के अंदर, क्यूमीन का ही। क्या करा सर, बेंजीन ले ली, और बेंजीन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं अपन, CH3 CH2 CH2Cl, किसकी प्रेजेंस है भाई, एनहाइड्रस AlCl3, एल्काइलेशन करवा रहे हैं अपन। तो यहाँ से ये हटता है, इसमें यहाँ कार्बोकेटायन बनता है, और इसका क्या हो जाता है भाई, रीअरेंजमेंट हो जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाता है, तो रीअरेंजमेंट हो जाता है, किसका, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। तो जो बेंजीन पे अटैक करता है वो कौन करता है आपका, CH पॉजिटिव, यहाँ आपका CH3, यहाँ ये अटैक करता है किस मैकेनिज्म से, ESR से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और यहाँ से आपका क्या फॉर्म होता है भाई, ये लो साहब, क्या बन गया, CH3, और ये आपका CH3, और इसी को क्या कह रहे हैं अपन भाई, क्यूमीन की बोल रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं अपन, क्यूमीन, क्या बोल रहे हैं इसी को, क्यूमीन। अब ये क्यूमीन आपने बना ली, इसमें जो इस बार क्वेश्चन आया था 2026 के अंदर जेईई मेंस के अंदर, वो क्या था भाई, यहाँ ये इस पर स्टेटमेंट पूछ लिए थे कि जो कार्बोकेटायन बनेगा वो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि ये कार्बोकेटायन बनेगा, क्या ये ESR मैकेनिज्म से होगी, इस तरीके से उसने क्या करें, इसके मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन में क्या बना दिए, स्टेटमेंट बना दिए। ठीक है, ये आया हुआ है भाई, लेटेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक, अब क्यूमीन जब बन जाती है तो क्यूमीन से अब आपको फिनॉल बनाना है, तो आप क्या करेंगे भाई, इससे नेसेंट ऑक्सीजन पास कराएंगे, जैसे ही पास कराएंगे तो इस हाइड्रोजन का क्या होगा भाई, जैसे ये CH बॉन्ड, ध्यान से देखना बेटा, अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा। अब ऑक्सीजन जैसे ही इसके संपर्क में आएगी तो ऑक्सीजन बोलेगी देखो यार तुम ऐसे क्यों करते हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोलेगा नहीं मैं कुछ भी नहीं करूँगा, देखो रेडिकल बनाओ, ये रेडिकल बना लिए भाई, ये यहाँ से अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये भी क्या बन जाएंगे, रेडिकल। तो हाइड्रोजन तो इस रेडिकल के साथ में आके जुड़ेगा और यहाँ ये रेडिकल इसके साथ आके जुड़ जाएगा, और क्या बनेगा बेटा, बोलो, इस तरीके की लिंक बन जाएगी। अरे बात आ रही है क्या समझ में, बोलो भाई, परऑक्सी लिंकेज बन गई। अब जब ऐसी बनी तो यहाँ जैसे ही H+ कहाँ जाएगा भाई, इसके पास जाएगा, और जैसे ही इसके पास गया तो होता क्या है, यहाँ एक स्टेट बनती है बेटा कुछ ऐसी, इसको समझो, ये कुछ ऐसा बनता है, O पर आप पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई H, और ये H। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो होगा क्या, सुनना ध्यान से, होगा क्या सर, ये क्या करेगा, लीव करेगा। तो भाई साहब ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल, बोलो, ये न्यूक्लियोफाइल, जैसे यहाँ कमी आएगी तो ये यहाँ चला जाएगा और इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, तो यहाँ इस कार्बन पर क्या आ गई भाई, वही बोलो डेफिशिएंसी आ जाती है। तो यहाँ से जो बनता है वो क्या बन जाता है आपका, इस तरीके से बन जाता है भाई, आप ध्यान रखेंगे। ये लो सर, ये O, अब O से कौन जुड़ गया, बेंजीन, और यहाँ आपका कौन है, C, और इस C से कौन जुड़ा है बेटा, CH3, और ये CH3, और आपका H2 बाहर निकल गया,
यहाँ इस पर क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा भाई। अब ये H2 क्या करेगा इसको, तो पहले तो ये H प्लस लेगा भाई, ये H प्लस लेगा, बोलो ठीक है। अच्छा आपका वाटर यहाँ पे वापस अटैक कर देगा, ठीक है, वापस क्या करेगा यहाँ अटैक करेगा। इस पे मैं पहले जोड़ देता हूँ भाई इसी स्टेप में ना। और अब आपका यहाँ तो कौन आ जाएगा भाई, OH आ जाएगा, आ गया। अब वाटर के साथ आप जैसे ही आप ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा, OH यहाँ और यहाँ H आ जाएगा आपका, और फिर क्या बन जाएगा आपका फिनॉल। और यहाँ से जब ये डायोल बना है तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा भाई, रिमूव हो जाएगा। तो ये भी क्या बन जाएगा आपका, कीटोन बन रहा है। समझ में आ रहा है कीटोन कैसे बना है वो। वहाँ डायोल बन जाएगा, डायोल से H2 रिमूव हो जाएगा, H यहाँ आ जाएगा H2 से। क्लियर है क्या, बोलो भाई, कर लोगे। बहुत आसान सा मैकेनिज्म है, लेकिन ये एग्जाम के अंदर बेटा पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। क्यूमिन से, फ्रॉम क्यूमिन से आपको क्या बनाना है, बोलो भाई। और ये NCERT के अंदर बेटा रिएक्शन को दिया हुआ है विद मैकेनिज्म, ऐसे की ऐसे ही। बस ये जो मैंने ओपन करके बताया आपको, ये चीज़ नहीं दे रखी है NCERT में, लेकिन हाँ NCERT में ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं जो इस पर लिखी हुई हैं पहले से, वो चीज़ें दे रखी हैं। लेकिन इतना ऑफन जो मैंने मैकेनिज्म को थोड़ा ओपन करके आपको समझाया है उतना NCERT में नहीं है। लेकिन अब आपको मैंने समझा दी कि कैसे रीअरेंजमेंट होता है इसके अंदर। क्लियर है क्या, ठीक। चलो, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, भाई इससे भी आप आसानी से बना सकते हैं। आप एनिलीन की रिएक्शन क्या करेंगे भाई, HNO2 से करवाइए या NaNO2। यहाँ बेटा आप क्या लिख सकते थे, आपको HNO2 भी लिख कर दे सकता है वो, ध्यान रखेंगे भाई। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसको हल्का सा वार्म कर दो वाटर के साथ, क्या बन जाता है भाई आपका, फिनॉल। क्या बन जाता है बेटा, फिनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है, फिनॉल, ठीक। बेस्ट मेथड है भाई ये भी। फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सच एज ए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर आपको इस तरीके से, मेरी बात सुनो बेटा, ये इस तरीके से आपको, ठीक है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर आपको दिया ट्रीटमेंट विद O2, जैसे ही आप इसको O2 के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ बेटा आपको क्या मिलता है, बोलो। अब यहाँ आपका क्या होता है भाई, O आ जाता है और O के साथ आपका OMGBr आ जाता है भाई। OO 2 बार आता है यहाँ, ठीक है, याद रखेंगे आप, OOMGBr। और आपका वाटर मॉलिक्यूल आता है भाई, हाइड्रोलाइज करा देते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे ही ऐसा करते हो तो क्या मिल जाएगा आपको, ये लो भाई, फिनॉल मिल जाएगा। अरे हाँ या ना, क्या मिल जाएगा भाई, फिनॉल मिल जाएगा। क्लियर है क्या, यहाँ आपको क्या मिल जाएगा बेटा, फिनॉल मिल जाएगा। क्लियर। अब देखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सेप्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-methyl फिनॉल एंड डाइनाइट्रेशन ऑफ 3-methyl फिनॉल, मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट। ये बोल रहा है भाई, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है भाई, मोनोनाइट्रेशन करा दो आप 3-methyl फिनॉल का, 3-methyl फिनॉल का करा दो। ये OH है और यहाँ आपका कौन है भाई, 3-methyl, हाँ 3-methyl फिनॉल। इसका क्या करा रहे हैं भाई आप, मोनोनाइट्रेशन करा रहे हैं, H कंसंट्रेट। मोनोनाइट्रेशन कराएंगे तो क्या लेंगे अपन, डाइल्यूट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4। अब दोनों के अकॉर्डिंग और तो कौन सी है भाई, ये पोजीशन है, अरे है कि नहीं है, बोलो। तो दोनों के अकॉर्डिंग और तो पोजीशन कौन सी है भाई, ये OH है, यहाँ आपका CH3 है, तो यहाँ आकर कौन जुड़ जाएगा आपका NO2। ठीक, फिर बोला डाइनाइट्रेशन करवा दो भाई 3-methyl फिनॉल का, डाइनाइट्रेशन 2 बार नाइट्रेशन करवा दो। एक बार और अगर आप करवाते हैं कंसंट्रेट की प्रेजेंस में तो कहाँ जाएगा भाई, एक बार तो यहाँ आएगा, ठीक, उसके अकॉर्डिंग पैरा, इसके अकॉर्डिंग और तो है, और एक बार यहाँ आएगा। तो डाइनाइट्रेशन जब आप कराओगे तो आपको 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे भाई, एक ही बना लेते हैं अपन तो, CH3। तो एक बार तो NO2 यहाँ और एक बार NO2 यहाँ, ठीक है, बोलो भाई। और एक है मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनॉइड, फिनाइल मिथेनॉइड, फिनाइल, ये OH है, फिनाइल मिथेनॉइड है, देखो भाई यहाँ O, C डबल बॉन्ड O, CH3 मिथेनॉइड, ठीक है।
फिनाइल मिथेनॉइड बोल सकते हैं इसको, फिनाइल मिथेनॉइड है भाई। अच्छा यहाँ आपका HE आएगा भाई, मिथेनॉइड है ना, इंटरथिनॉइड आ जाता फिर इसके साथ। तो भाई यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिंपल सी बात है यार। इसमें भी आप क्या करेंगे, जैसे ही मोनोनाइट्रेशन कराएंगे तो आपका पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होगा भाई, मेजर बन जाएगा यहाँ भी। एक बार NO2 यहाँ, अरे एक और तो वाला बना लो। ये लेस बनता है भाई यहाँ पे, ठीक है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, NCERT के एग्जांपल हैं भाई ये सब, ठीक। अब व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द रिएक्शन। अब देखो भाई ये आपको क्या दिया है, बोलो, एनहाइड्रस ElCl3 दे रखा है, बोलो भैया बताओ। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है बेटा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड नहीं आएगा, अगर वो देता तो फिर इस तरीके से नहीं देता भाई, सिंगल बॉन्ड आएगा और यहाँ आपका Cl आएगा, ठीक है। तो बाकी का तो वही है आपका, यहाँ क्या बन जाएगा भाई, आपका क्यूमिन बनेगा, CH3 और O2 कैटलिस्ट जैसी सप्लाई करोगे तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, 130 डिग्री पर ये लो, ये, और H+ की प्रेजेंस में कराओगे तो क्या बन जाएगा, बोलो, फिनॉल। क्या बन जाएगा भाई, फिनॉल। पूछा क्या है उसने भाई, फॉलोइंग रिएक्शंस, तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फिनॉल ही तो बन रहा है, क्यूमिन और फिनॉल बन रहा है भाई। पहले स्टेप में आपका A तो क्या है, क्यूमिन है, और B क्या है भाई, आपका फिनॉल है। फाइनल प्रोडक्ट में क्यूमिन एंड फिनॉल, हमें क्यूमिन मिलती है और फिनॉल मिलता है इसके अंदर, ठीक है, क्यूमिन और फिनॉल। डो प्रोसेस यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल इज, कौन सा है जो आपका डो प्रोसेस यूज किया जाता है भाई, बोलो। पहला ही दिख रहा है, पहला ही आंसर है, डो प्रोसेस हाई टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। NCERT की रिएक्शन है भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, अब हमने क्या किया, प्रिपरेशन के सारे मेथड उसके खत्म कर दिए। अब भाई प्रिपरेशन जब आपकी हो चुकी है तो आपको क्या करना है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज की हमें देखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमें क्या करना है भाई, देखना है। फिनॉल्स इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विच बिकम्स येलो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या कह रहा है कि जो आपके फिनॉल्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में कैसे हो जाते हैं भाई, येलो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट उन पर पड़ती है तो कैसे दिखाई देते हैं, हमें येलो कलर के दिखते हैं। कैसे होते हैं, येलो कलर के होते हैं। फिनॉल्स इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज फिनोक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। के साहब जो आपके अल्कोहल हैं उनसे मोर एसिडिक है कौन, फिनॉल्स, बिकॉज क्यों है, क्योंकि फिनोक्साइड आयन जो बनता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस के द्वारा क्या होता है भाई, स्टेबलाइज होता है, ठीक है। रेजोनेंस के द्वारा क्या होता है भाई, वो स्टेबलाइज होता है। ये वाला पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे भाई। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल वाया रेजोनेंस, ठीक है। फिनॉल से सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, क्यों है भाई पोलर सॉल्वेंट के में सॉल्युबल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है भाई वाटर के साथ, आपका कौन, फिनोक्साइड आयन। एंड इट इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक, और इसको किसकी तरह यूज किया जाता है भाई, एंटीसेप्टिक एज वेल डिसइंफेक्टेंट, फिनॉल को, ठीक। 2% फिनॉल इज एंटीसेप्टिक वाइल 0.1% फिनॉल इज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, ये याद रखेंगे भाई आप। 0.1% का क्या यूज है और 0.2% का क्या यूज है। 0.2% तो क्या है आपका एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, 0.1% डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है, ठीक है, इन्फेक्शन को रोकने के लिए भाई, ठीक। तो भाई तो एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स, अब आपको फिनॉल की एसिडिटी को समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया ये फिनॉल्स की एसिडिटी। इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल जाता है यहाँ से। तो क्या कह रहा है, द रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स विद मेटल्स लाइक सोडियम एल्यूमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट इज एसिडिक नेचर, कि जब भी तुमने क्या किया होगा सर, हमें पता है कि अगर हम फिनॉल की रिएक्शन सोडियम से करवाते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता था, प्लस हाफ ऑफ H2 गैस इवॉल्व हो रही है, आप H2 गैस इवॉल्व हो रही है। तो हमने जब बचपन में पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, तो क्या पढ़ के आए थे कि सर एसिड रिएक्ट विद मेटल्स गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट, कि जब भी आपका एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं। भाई क्या बनते हैं? हाइड्रोजन गैस निकलती है वहाँ से, H2 गैस रिवॉल्व होती है। This is because OH group directly attached to benzene ring of sp2 hybridized carbon in phenols experiences electron withdrawing effect of benzene ring resulting in ionization of OH more radially। ठीक है, more radially। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल्स एंड एलिफेटिक अल्कोहल्स। अब ये बढ़िया बात बोलिए भाई कि एलिफेटिक अल्कोहल और फिनॉल के अंदर हम कंपैरिजन करते हैं। तो हमने जब कंपैरिजन किया तो हमें क्या पता लगा भाई साहब, क्या पता लगा आपको? सर हमें पता ये लगा कि जो ROH बनाया है ये आपका, देखो यहाँ नेगेटिव है, ठीक, तो एल्कोक्साइड आयन है, और ये कैसा आयन है भाई आपका? फिनॉक्साइड आयन है। इसको क्या बोलेंगे अपन? फिनॉक्साइड आयन। और ये फिनॉक्साइड आयन क्या है भैया? रेजोनेंस के द्वारा क्या है? स्टेबलाइज है। ये वाया रेजोनेंस क्या है भाई? इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है भाई? आर ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और ये क्या कर रहा है? आयन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। आयन को क्या कर रहा है? नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव आयन को क्या कर रहा है भाई? डिस्टेबलाइज कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, डिस्टेबलाइज कर रहा है। मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी जो है भाई क्या हो रही है? यहाँ कम हो रही है। किसकी वजह से? उस एल्काइल ग्रुप की वजह से। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट लग रहा होगा, तो नेगेटिव कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा होगा। अरे हाँ, है ना, इंक्रीज हो रहा होगा। बोलिए भाई, आपका नेगेटिव चार्ज जो है भाई वो इंक्रीज हो रहा होगा। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो। चलो तो देखो, द डिलॉगलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज मेक फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल एंड फेवर the acidic nature of the phenols via resonance, via resonance, via resonance। ठीक है, whereas in alkoxide ion the negative charge is localized on oxygen, hence the acidic nature of phenol is more than alcohol। ठीक है भाई, alkoxide ion the negative charge is localized on oxygen while in phenoxide ion द चार्ज इज डिलोकलाइज्ड। हम क्या कह रहे हैं सर कि सर जो एल्कोक्साइड आयन है उसमें नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, किस पर? ऑक्सीजन पर। और फिनॉक्साइड आयन में ये चार्ज कहाँ हो जाता है भाई? डिलोकलाइज हो जाता है। किसके ऊपर? बेंजीन रिंग के ऊपर पार्शियल डिस्पर्स हो जाता है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है भैया? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, राइट। अब देखो, द डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज structure 1 to 5 make phenoxide ion is more stable and favor the ionization of phenol। किसको फेवर करता है ये? फिनॉल के आयोनाइजेशन को। किसको करता है भाई? फिनॉल के आयोनाइजेशन को ये क्या करता है? फेवर करता है। फिनॉल के आयोनाइजेशन को क्या कर रहा है? ये फेवर कर रहा है। अब आगे देखो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनी है। चलो मैं बना के बताता हूँ आपको इन स्ट्रक्चर्स को, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा भैया आपको। देखो ये अपन क्या बना रहे हैं भाई? ठीक, पहले मैं इसको कॉपी कर दूंगा, है ना, 3-4 बार। चलो यहाँ ये है, ये है, ये है, ये आपका क्या है बेटा? फिनॉक्साइड आयन है। अब देखो यहाँ फिनॉक्साइड में होता क्या है? फिनॉक्साइड में जैसे ही ये क्या करेगा भैया? डोनेट करेगा, तो ये डबल कहाँ जाएगा? नेगेटिव में। अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी बेटा? ये बन जाएगी इस तरीके से। यहाँ से डबल हो गया और यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव, तो ये डबल। अब नेगेटिव डबल में, तो डबल नेगेटिव में,
अरे बोलो डबल नेगेटिव में, तो नेगेटिव डबल में, अरे हाँ या ना, बोलो भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ ऐसा तो यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव डबल में तो डबल नेगेटिव में, बोलो नेगेटिव डबल में तो डबल नेगेटिव में। ये है भाई। अब इसकी जब मैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाता हूं तो वो कैसी बनती है, वो देखो, जो यहाँ आपका ऑक्सीजन पर नेगेटिव आया है वो कहाँ कहाँ आ रहा है भाई, यहाँ 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 और यहाँ, इस तरीके से ये आपकी क्या बन गई भाई, रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये आपकी रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है भाई। ये कैसी स्ट्रक्चर है इसकी, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। जो अब आपको दे रखी थी ना वो भी आपको समझ में आ जाएगी, देख लो यहाँ पर समझ में आ जाएगी आपको, जो ये दी थी आपको रेजोनेटिंग हाइब्रिड नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है। तो लॉन पेयर को देख के मत घबराना आप, लॉन पेयर तो यहाँ दे रखा होगा भाई आपको, ठीक है। इस लॉन पेयर को देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। लॉन पेयर तो आपको यहाँ दे रखा होगा, क्लियर है क्या, ठीक। अब देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। आपको इनको इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है भाई, लगाना है। तो सबसे पहले तो प्रोपेन 1 ऑल CH3 OH, पहला भैया A, है ये, ठीक। अब B बनाते हैं इसका, B 2,4 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4 ट्राइनाइट्रो, 2,4 6, ठीक है। तीसरी बनाते हैं भाई 3 नाइट्रोफिनॉल, फोर्थ बनाते हैं भाई 3, इसको यहीं बना दे रहा हूँ मैं, फिनॉल, और ये है आपकी 4 मिथाइल फिनॉल। अब देखो सबसे ज़्यादा ऑर्थो पैरा पे आ रही है, -M लग रहा होगा, -M लग रहा होगा, -M लग रहा होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा भैया B। उसके बाद देखो कहीं ऑर्थो पे आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। मेटा पे 2 ग्रुप है, -I लगाएगा, -I लगाएगा भैया 2 बार, यहाँ -I 1 बार लगेगा, और कहाँ पे है तो फिर आपका कौन हो जाएगा भाई, F हो जाएगा, F नहीं, कौन है D आएगा। D के बाद भाई आपका कौन हो जाएगा ये C, और C के बाद कौन हो जाएगा भाई आपका, C के बाद आपका आएगा C, C में ये आ गया थिनाइट्रोफिनॉल, फिर आ जाएगा E फिनॉल, और उसके बाद भाई आपका मिथाइल +M लग रहा होगा, ठीक है। यहाँ +M लगेगा, डिस्टेबलाइज करेगा हाईली, तो फिर A आ जाएगा, और A के बाद आपका कौन सा भाई F। ये भाई आपका यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये इसके क्या होगा भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, ठीक है ना। ये इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा यहाँ पे, राइट। देखो फिर इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। वही एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक कैसे करते हैं भाई, OH तो H हटा दो, नेगेटिव बना लो, कॉन्जुगेट बेस बना दिया क्या, ये लो भाई H हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, और इस एनाइन की स्टेबिलिटी को क्या कर लो भाई, कंपेयर -M +M
प्लस एच, या फिर क्या बोल दोगे भाई, नेगेटिव चार्ज है तो उस पर तो कौन सा लगाएगा, प्लस आई। अब इसका देखो यहाँ आपका प्लस एम लगाता है और माइनस आई लगाता है। माइनस आई इसका क्या रहता है भाई, कंसीडरेबल रहता है भाई, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा थर्ड होगा। कौन होगा भाई, थर्ड। थर्ड के बाद आपका कौन आएगा, फर्स्ट। फर्स्ट के बाद आपका सेकंड और फोर्थ, तो सबसे लास्ट में, क्योंकि प्लस एम लगा रहा है। कौन सा लगा रहा है भाई, प्लस एम लगा रहा है, क्योंकि हमें पता है हम क्या लिखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस एम के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और माइनस आई के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके प्लस एम और प्लस आई के, ठीक है भाई। ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे भाई, कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। क्लियर है क्या, बोलो हाँ या ना, कर लोगे, कर लोगे क्या। चलो अगला देखिए, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, फिनॉल किससे कम एसिडिक है, इथेनॉल से तो नहीं है भाई। और तो नाइट्रोफिनॉल, हाँ उससे तो है भाई, और तो नाइट्रोफिनॉल से तो है, और तो पर NO2 है, और मेटा मिथाइल, और तो मिथाइल प्लस आई लगा देगा भाई, और तो मिथॉक्सी फिनॉल, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है भाई, क्यों नहीं है, ये प्लस एम लगाएगा तो ये डिस्टेबलाइज करेगा, ये प्लस आई लगाएगा और ये माइनस एम लगाएगा, तो ये क्या करेगा भाई, आपके फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, मतलब मोर कॉन्जुगेट बेस। तो और तो नाइट्रो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन किससे, फिनॉल से। फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक रहेगा भाई आपका ये, ठीक, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक रहने वाला है ये, राइट। उसके बाद देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ अमंग पैरा मिथॉक्सी फिनॉल, पैरा मिथॉक्सी फिनॉल, पैरा मिथाइल फिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। या सिंपल है, पैरा मिथाइल फिनॉल है, मिथॉक्सी फिनॉल है। देखो ये स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, OH है और यहाँ OCH3 है, और ये तुम्हारा कैसा है, यहाँ आपका नाइट्रो है और यहाँ बेटा आपका मिथाइल है, OH प्लस आई लगाएगा, माइनस एम लगाएगा और प्लस एम लगाएगा। आप देख लो माइनस एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेकेंड, पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या कह रहा है ये भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है आपको, तो सबसे कम वाला पहले कौन आएगा, प्लस एम वाला था पैरा मिथॉक्सीफिनॉल। तो पैरा मिथॉक्सीफिनॉल कहाँ है भाई, ये रहा पैरा मिथॉक्सीफिनॉल, या नहीं है, मिथाइल नहीं है, नाइट्रोफिनॉल नहीं है, आपका डी जवाब सही है, ठीक है, डी आपका सही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो भैया डी ही है ना, डिक्रीजिंग होता तो उसको उल्टा लिखा होना था, ठीक है, बोलो। क्लियर। अब आगे देखो, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनॉल इज, फिनॉल का आयोनाइजेशन कांस्टेंट है हायर देन दैट इथेनॉल। हाँ भाई ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट समझ रहे हो आप, क्या बोलते हैं, Ka, फिनॉल का Ka ज़्यादा होगा, Ka1 ज़्यादा है किससे, इसके Ka2 मान लो इसके को, ठीक है, से क्यों है भाई, तो बता दोगे कि सर फिनॉक्साइड आयन तो क्या है, इस बल्कियर नहीं है भाई, स्ट्रॉन्गर, फिनॉक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्गर बेस ना, गलत है, बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई। फिनॉक्साइड आयन इज बल्कियर देन इथॉक्साइड, नहीं, फिनॉक्साइड आयन स्टेबलाइज थ्रू डीलोकलाइजेशन, हाँ ये बात सही है, ये बात सही है आपकी, कि जो फिनॉक्साइड आयन बनता है, ये फिनॉक्साइड आयन क्यों स्टेबलाइज है उसका Ka, क्योंकि यहाँ जो ये बना है तभी तो इसने क्या किया होगा भाई, H+ को डोनेट कर दिया होगा, तो इसके बाद ये जो बना है वो क्या है, स्टेबलाइज है किससे, डीलोकलाइजेशन से भाई, रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक, इसलिए ये ज़्यादा क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। मोर एसिडिक का मतलब उसका Ka वैल्यू ज़्यादा, Pk वैल्यू कम, मतलब pH कम होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है।
अच्छा क्वेश्चन है ये, शानदार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, कंफ्यूज आपको कर सकता है लैंग्वेज से, लेकिन आसान है, लेकिन आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, आसान है, बस आपको समझना आता है इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, समझना आता भाई आपको इसको, ठीक है ना, क्या करना था इसको, आपको समझना था अच्छे से भाई। ठीक ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द मोस्ट एसिडिक नेचर, मोस्ट एसिडिक नेचर, मोस्ट एसिडिक नेचर बताना भाई, इनमें से आपको किसका सबसे अच्छा एसिडिक नेचर है। कॉन्जुगेट बेस बना लो, नेगेटिव लगा दो हाइड्रोजन हटा के सब जगह, ये लो भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल है फिनॉक्साइड, कैसे, वायर रेजोनेंस, मोर एसिडिक है भाई, मोर एसिडिक है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है भाई, ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, विच वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड बताओ, 2017 का क्वेश्चन है भाई, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। देखो कितने आसान क्वेश्चन आपसे इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, और ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहाँ इसका क्वेश्चन नहीं आता हो, आता है, हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है, और बड़ा सिंपल सा सवाल लेकर आता है ये चैप्टर, और आपको मार्क्स दे देता है भाई। ठीक, मार्क्स दे देता है, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आपको यहाँ मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे भाई, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है बस। बताइए विच वन ऑफ द मोस्ट एसिडिक, जब भी हमें सर एसिडिक नेचर देखना है हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे, कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, और उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और हमें पता है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कंपेयर कैसे करना है भाई। नेगेटिव चार्ज आएगा, उस नेगेटिव को क्या करेंगे भाई, माइनस एम के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्लस एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस फिर तो आसान है सर। अब दिख गया मुझे सर, यहाँ सर जैसे मैंने ये हटाया नेगेटिव आया सर, माइनस एम इफेक्ट, सर माइनस एम इफेक्ट, सर माइनस एम इफेक्ट, सर ये कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा भाई, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, अब जीयूसी ही काम आती है यहाँ पे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ के आते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही फंडे हैं बेटा ये सब, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी भाई, फिनॉल की, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करेंगे यहाँ डिस्कस करेंगे। फिनॉल की क्या होंगी भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, देखो क्या होंगी, रिएक्शन ड्यू टू OH बॉन्ड ब्रेकिंग। अब रिएक्शन जो OH बॉन्ड ब्रेक हो, अब भाई हमने एल्कोहल में भी तो पढ़ा था कि सर दो तरीके से रिएक्शनें पढ़ी थी वहाँ भी हमने, एक फिनॉल था सर O और H, जब आपका ये ब्रेक हो तो A टाइप की रिएक्शन भैया, जब ये ब्रेक हो तो बी टाइप की रिएक्शन। तो हम क्या कह रहे हैं सर, ये O और H के बिटवीन का क्या हो रहा है भाई, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो रिएक्शन विद मेटल्स एंड बेसेस, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी भाई, इवॉल्व होगी। ये देखो फिनॉक्साइड आयन बनेगा करस्पॉन्डिंग मेटल। ठीक है, अगर आप सोडियम के साथ जैसे रिएक्शन करा लो, इसकी मैंने करवाई भी थी अभी थोड़ी देर पहले ही, OH ले लो और यहाँ सोडियम मेटल ले लो और ये लो, और यहाँ क्या बन जाएगा इस तरीके से भाई, ये O और ये Na प्लस हाफ ऑफ H2O इवॉल्व हो जाएगी, बन गया आपका क्या, सॉल्ट। बना कि नहीं बना, बन गया। इन एडिशन टू दिस फिनॉल्स रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ भी करवा दूं तो फिर बोलो बेटा एसिड बेस रिएक्शन होगी, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक, एस्टरिफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है भाई। हम क्या कहेंगे एस्टरिफिकेशन में, सर एस्टर कब बन रहा होगा एस्टरिफिकेशन में, एल्कोहल रिएक्ट विद एसिड गिव्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन कैसी होती है आपकी, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये कैसी रिएक्शन होती है भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है ये, रिवर्सिबल होती है। फिनॉल्स रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर। क्या देती है भाई, एस्टर देती है। कैसे देती है मैं समझा देता हूँ आपको, देखो समझो। फिनॉल्स ले लिया आपने, सबसे पहले मैं कहता हूँ एसिड ले लो कोई भी, इस तरीके से अपन एसिड ले लेते हैं, कोई R ग्रुप लगा के ले देता हूँ भाई, RC डबल बॉन्ड H है प्लस। अब मेरी बात सुनो, इसको इस तरीके से लिखता हूँ थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें, C डबल बॉन्ड O,
OH है बेटा यहाँ, प्लस अब आपने क्या किया, आपका फिनॉल ले रखा है बेटा ये OH, ये OH, ठीक है। इसके क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव डबल में, तो ये यहाँ से बाहर, तो कौन बन जाएगा भैया आपका RC डबल बॉन्ड O, और ये देखो फिनोक्साइड बन गया। ये क्या भैया आपका, देखो ये ग्रुप आ गया ना, एस्टर बन गया। क्या बोला, एसिड हैलाइड ले लो, एसिड हैलाइड में भी बेटा यही होता है ना, एसिड हैलाइड में भी क्या होगा भाई, यही होगा, एसिड हैलाइड में भी यही होगा। ये लो नेगेटिव नेगेटिव डबल में, और ये Cl बाहर। कौन सा मैकेनिज्म है भाई, SNAE, एडिशन देन एलिमिनेशन, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन है, RC डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई, वापस क्या बन गया, एस्टर बन गया। इसी तरीके से आप एमाइड के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, इसी प्रकार से आप अमाइड के साथ भी क्या करवा सकते हैं भाई, रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, करवा सकते हैं, राइट, क्लियर। अब देखिए टॉपिक इनोलिक टेस्ट, इनोलिक टेस्ट। अब देखो इनोलिक टेस्ट किसे बोलते हैं भाई, आप क्या करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 लेंगे भाई, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, फिनॉल के साथ, तो वो उसका क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये वॉयलेट कलर का होता है। कैसे कलर का होता है बेटा, वॉयलेट कलर का होता है। इसे याद रखेंगे भाई, फिनॉल का इकलौता टेस्ट है, कन्फर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं इसको, इसका एक तरीके से, ठीक है। नेचुरल फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 रिएक्ट विद फिनॉल्स गिव्स ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसे बोला जाता है फेरिक फिनॉक्साइड, फेरिक फिनॉक्साइड C6H6O, क्या बोले, C6H5O का होल्ट्राइज Fe+3HCl। ये जो मिला है बेटा आपको, यही क्या है, फेरिक फिनॉक्साइड है, फेरिक फिनॉक्साइड है। एल्कोहल हैव नो एक्शन ऑन लिटमस एज दे आर न्यूट्रल, बट फिनोल्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। क्यों कर देता है भाई ब्लू को रेड, बताओ, क्योंकि ये कैसा है, एसिडिक नेचर का है। कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, एंड वीकली एसिडिक, दे आर वीकली एसिडिक। फिनॉल्स गिव्स वायलेट कलर विद एक्वस न्यूट्रल। देखो भाई क्या कह रहा है, वॉयलेट कलर देगा आपको, यहाँ कैसा कलर दे रहा है, वॉयलेट कलर दे रहा है, किसके साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ये रिएक्शन आप याद रखेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली रिएक्शन, ये आप याद रखेंगे भाई। न्यूट्रल FeCl3 के साथ अगर मैं सोडियम किसकी रिएक्शन करा रहा हूँ भाई, फिनॉल की, तो ये क्या देगा, फेरिक फिनॉक्साइड देगा भाई, ठीक है, फेरिक फिनॉक्साइड देगा भाई, और वॉयलेट कलरेशन होगा इसका, वॉयलेट कलर का हो जाएगा ये, ठीक। तो इसका एक टेस्ट है किसका, फिनॉल का, कि फिनॉल का टेस्ट कैसे कराएं। अच्छा, ये रिएक्शन आपके अल्कोहल से नहीं करता, नो रिएक्शन, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों में भी डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। एलिफेटिक अल्कोहल और फिनॉल के बिटवीन ये टेस्ट है भाई। क्या मान लो दो कंपाउंड, अननोन कंपाउंड आपको दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि यार बताओ कौन सा फिनॉल और कौन सा अल्कोहल है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। FeCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, जिस टेस्ट ट्यूब में आपका वायलेट कलर आ जाएगा, बोल देंगे सर ये फिनॉल है, फेरिक क्या बन गया वहाँ, फिनॉक्साइड, और जहाँ कुछ भी नहीं हुआ वहाँ क्या कह देंगे, सर ये अल्कोहल है, ठीक है, वो क्या है, अल्कोहल है। आगे देखिए ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फिनॉल की। किसकी बात कर रहे हैं भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। हमने उसकी प्रिपरेशन कर ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, एसिडिक नेचर के बारे में बात कर ली। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। किसके, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। तो देखो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी भाई, सोचिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए आप क्या करेंगे भाई, ESR। अब देखो ESR मैं आपको समझा दे रहा हूँ भाई, यहाँ क्लियरली बात समझना। जब भी आपको दुनिया में कहीं भी, अब एक बार समझ लो ध्यान से, जब भी दुनिया में आपको यहाँ कौन है भाई, फिनॉल में OH है। अब O पर क्या होते हैं, लॉन पेयर होते हैं कि नहीं होते। तो सर ये कैसा है आपका ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब सर ये जो ग्रुप है वो कैसा है सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, रिंग के अंदर क्या करते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। अभी हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ी थी, मैं दिखा भी दे रहा हूँ आपको। देखो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मैंने आपको बताई थी,
तो मैंने क्या कहा था आपसे, ये रही। अब यहाँ देखो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पर। यहाँ इनके क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है भाई। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, बोलो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बताओ यहाँ पर कि सर वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज कराई है, ऑर्थो पैरा पर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहाँ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। एक बात बताओ, जब ऑर्थो पैरा पर आपका नेगेटिव चार्ज आया होगा तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या होगा भाई, ऑर्थो पैरा पे अटैक करना आसान है, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की कमी जिसके पास है वो कहाँ जाएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हो रही है, ऑर्थो पैरा पे। तो हम क्या बोलेंगे, बोलो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल। अब जब ऐसा हो रहा है तो क्या बोलेंगे, इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोल देंगे भाई। एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये, रिंग को रिएक्शन के लिए ESR के लिए क्या कर रहा है भाई, एक्टिवेट कर रहा है। क्लियर है क्या। तो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला किस जगह पे अटैक करेगा भैया, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये लिख भी रखा है यहाँ पर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, OH ऑफ फिनोल इज स्ट्रॉन्ग प्लस एम शोइंग, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पैरा पोजीशन, इट इज रिंग एक्टिवेटर एज वेल एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एज वेल किसके लिए बोला है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। ठीक, कि ESR में जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और हाइड्रोजन को हटाएगा, क्या कहेंगे, हाइड्रोजन को हटाएगा और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, तो कहाँ जुड़ेगा भैया, ऑर्थो पैरा पर, क्योंकि जो ग्रुप जुड़ा है वो कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं फॉर इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्लियर है क्या। ठीक, अब रिएक्शन देख लो भाई, हैलोजिनेशन। अब देखो भाई, हैलोजिनेशन जब आपकी इनर्ट मीडियम में कराई जाती है तो ये कंट्रोल्ड हैलोजिनेशन होती है और आपका Br2 ऑर्थो और पैरा पर आकर जुड़ता है भाई। और पैरा वाला जो होता है आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है 80%। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या होता है भाई, इंड्रेंस भी होता है। ठीक है, तो इसका ये ऑर्थो कम बनता है भाई। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल डाइल्यूट में कराएंगे तो भाई कंट्रोल्ड होगा, ऑर्थो और पैरा बनेगा भाई, और पैरा आपका मेजर होगा। लेकिन जब कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो अनकंट्रोल्ड होगा और आपके तीनों जगह जुड़ जाएगा भाई। इन दोनों रिएक्शन में यही फर्क है, यहाँ डाइल्यूट है और यहाँ कंसंट्रेट है मेरे भाई। इस चीज़ को याद रखेंगे आप ESR के अंदर। एंड सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, सल्फोनेशन में क्या करा रहे हैं भाई, H2SO4 है, HSO4, यहाँ से क्या आएगा भाई, HSO4 इलेक्ट्रोफाइल आता है आपके पास, SO3H जिसे बोलते हैं। अब बोलो भाई ये कहाँ जुड़ेगा आपका, यहाँ जुड़ जाएगा ऑर्थो पर और पैरा पर। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है भैया, ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, इसी में हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर कंट्रोल्ड होता है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक सल्फोनिक एसिड मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, ये याद रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल, ये मैं आपको बता चुका एनाहाइड्रस में AlCl3 भी लेते हैं भाई। यहाँ पर ये हटेगा, कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ और यहाँ, ऑर्थो और पैरा पे आपको ये मिल जाएंगे, है ना। ठीक, एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप से भैया रिएक्शन करा दो, कैसे कराओगे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है भाई, AlCl3 आएगा, ये जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा। अब कार्बोकेटायन जो बना है वो यहाँ अटैक कर सकता है या फिर यहाँ अटैक कर सकता है। ठीक है, राइमन टीमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बिन एक लौती रिएक्शन है जो कार्बिन अटैक करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एक लौती रिएक्शन है जिसमें क्या होता है आपका, बोलो इलेक्ट्रोफाइल में कौन अटैक करता है आपका, CCl2, और वो कौन बनती है, कार्बिन बनती है भाई। जब ये आपका एक्वस NaOH के साथ देखो CHCl3 रिएक्ट विद NaOH, तो H गया आपका और एक का चल जाएगा भाई। यहाँ क्या होता है आपका, H को तो वो ले गया तो ये H+ की फॉर्म में गया तो C, और ये Cl बच जाते हैं 3। जैसे ये जाता है तो ये क्या बन जाता है आपका, सॉरी नेगेटिव आता है यहाँ, नेगेटिव इसके बैकेंड में क्या जाते हैं भाई, जैसे ही आते हैं तो यहाँ से क्या बनता है आपका, एक Cl बाहर होता है और ये Cl और इसे ही बोला जाता है बेटा कार्बिन। क्या बोलते हैं सी को अपन, कार्बिन। और ये कार्बिन एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करती है, कहाँ पे भाई, यहाँ।
ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पैरा दोनों पे करती है, ऑर्थो इसका सेलेक्टिव होता है, ऑर्थो पर अटैक करती है, एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं इसकी, तो बनता क्या है देखो, बनता ये है, बीच की स्टेप में लिख दे रहा हूँ ONA पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब यहाँ CH तो है ही, 2 Cl हटेंगे तो 2 बार OH आ जाएगा भाई एक्वस NaOH में, और यहाँ से H2 बाहर निकलेगा और ये आपका बन जाएगा भाई कौन, सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलएल्डिहाइड। अगर यही रिएक्शन आपके CHCl3 की जगह ना होकर किसकी प्रेजेंस में होती, CCl4 की प्रेजेंस में होती, किसकी प्रेजेंस में होती, CCl4 की प्रेजेंस में अगर ये होती तो फिर क्या होता, फिर भाई आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। दे भी रखी होगी शायद, नहीं दी, कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ। अगर यही रिएक्शन आपकी OH राइमन टिमानी होती है भाई, वो भी CCl4 प्लस NaOH, ठीक है, में अगर हो रही है तो यहाँ आपका सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है, ठीक है, यहाँ क्या बनता है भाई, सैलिसाइक्लिक एसिड, इसको बोला जाता है सैलिसाइक्लिक एसिड, वो सैलिसिलएल्डिहाइड है भाई, सैलिसाइक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। याद रखना बस क्या चीज़, ये भाई ये बात, CCl4 वहाँ क्या लिया था, CHCl3 लिया था, वहाँ क्या लिया था, CHCl3 लिया था। क्लियर है क्या? आई होप जो हमने आज पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।